जी निदा, कल 23 मार्च के हवाले से ख़ास तौर पर नई तालीमी पॉलिसी का भी ऐलान किया जाएगा और जो यकसा कौमी निसाब जिसका जिक्र हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे, चूँकि आप वकील हैं, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आईने पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के हवाले से क्या ये दुरुस्त फ़ैसला है? देखिए, आईने पाकिस्तान इस हवाले से बहुत क्लियर है कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन जो है वो एक्सक्लूसिव यानी ख़ुसूसन सूबाई हुकूमतों के डोमेन में चला गया है। अब इस हवाले से डोमेन में जाने का मकसद या मतलब असल में ये है कि ये उन्हीं का आईनी हक़ है कि वो किस किस्म की पॉलिसी लेकर आते हैं, किस किस्म के निज़ाम को लेकर आते हैं, अपने अपने सूबे में वो ये इख्तियार रखते हैं। इसके बावजूद जो एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का और इस तरह की जो पॉलिसी लेवल पे डिसीजंस होती हैं, उसके अंदर मुशावरत जो है वो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, हो सकती है, लेकिन उसके अंदर भी हर सूबे की अपनी अपनी नुमाइंदगी होती है और अपनी अपनी एक राय होती है जिसको के मद्देनज़र रखना होता है। तो अब जहाँ तक पॉलिसी का हवाला है या पॉलिसी का सवाल है, वहाँ पे तो सूबाई हुकूमतों को शामिल करके एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा सकती है, क्योंकि पॉलिसी एक लूज एंडेड मिनिमम स्टैंडर्ड्स की बात करता है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वन नेशन वन करिकुलम के नाम पर जिस तरह से ये सिंगल नेशनल करिकुलम को लेकर आ रहे हैं, वो उस पॉलिसी से एक कदम आगे की चीज़ बन जाती है। और उसमें फिर जिस किस्म की हम देखते हैं कि एक मैंडेटरी कुछ प्रोविजंस आती हैं जिसमें प्रोविंसेस को भी मजबूर किया जा रहा है कि वो इसको फॉलो करें, वहाँ पे फिर उनके जो हकूक़ हैं 18वीं तरमीम के नीचे वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं कि वो किस हद तक जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं और किस हद तक नहीं। तो यकसा कौमी निसाब के हवाले से वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सूबों को इम्पैक्ट कर रही हैं? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। वो बात करते हैं उर्दू को, जो कि हमारी कौमी ज़बान तो है, लेकिन वो कहते हैं कि जो तालीम है वो मादरी ज़बान में होगी और मादरी ज़बान से उनका मतलब जो है वो उर्दू से है। हालांकि हम देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे सूबे हैं वहाँ पे मदर टंग का जो कॉन्सेप्ट है या जो ज़बान है वो सराइकी और सिंधी और बलोची और मतलब इस तरह से करके हमारी कई ज़बानें हैं जो मादरी ज़बान के तौर पे तस्लीम होती हैं डिफरेंट सूबों में। तो ये एक तज़ाद जो है अगेन सामने आता है और जो सूबाई हुकूमतों के लिए एक सवाल बन जाता है फिर कि उर्दू अगर मादरी ज़बान में जो है वो तालीम देने का मकसद है, तो फिर सूबों को इख्तियार होना चाहिए कि वो मादरी ज़बान अपनी जो उनके इलाके की ज़बान है उसमें वो तालीम दे सकें। तो ये एक ऑब्वियसली चैलेंज बन जाता है। इसके अलावा भी कई और चैलेंजेस हैं, जैसे जब निसाब में आप बात करते हैं उसका कंटेंट क्या होगा, तो वो फ़ैसला करने का इख्तियार भी कि उसमें शामिल कौन कौन से नेशनल हीरोज़ किए जाएंगे, लोकल हीरोज़ कौन से होंगे, उसमें किस किस किरदार को वो सामने लाएंगे। अब हर सूबे के अपने ऐसे हीरोज़ हैं, ऐसी शख्सियात हैं जिनको वो शायद उजागर करना चाहें, लेकिन कौमी निसाब के तहत ज़ाहिर है वो सब सूबाओं के जो इस तरह की इम्पॉर्टेंट शख्सियात रह चुकी हैं जिनकी अपनी तारीख़ है, अपनी कंट्रीब्यूशन है उस सूबे के अंदर, उन सबको एक जो है मुकाम नहीं दिया जा रहा उन किताबों के अंदर उस हवाले से। तो ये सारे सवालात सूबों के लिए फिर अहम हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं। इस तरह से तो जो सूबों की है वो शनाख्त, उनकी अपनी तहज़ीब है, उनका अपना कल्चर है, वो सारी की सारी मस्क होकर रह जाती हैं। तो क्या इस हवाले से जो है वो इंसानी हुकूक जो है ख़ास तौर पे वालिदैन और तलबा, उनके हुकूक भी जो है वो भी कहाँ पे चैलेंज किए जा सकते हैं? जो आइन की शिक 28 है वो इसमें कहती है कि जी जो अगर आपका कोई इलाका जहाँ पे ख़ास किस्म की ज़बान बोली जाती है, ख़ास किस्म का कल्चर है, तो वो उसको प्रिजर्व करने का बुनियादी हक़ रखते हैं। तो वही जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप उर्दू को उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं तो अपनी ज़बान को वो किस तरह से प्रिजर्व करेंगे। तो ये एक बहुत बुनियादी हकूक़ है जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन इस पर उतनी बात नहीं हो रही। इसी तरह से हमारे जो बच्चों का हक़ है कि वो एक अच्छी तालीम हासिल करें, वो सिर्फ़ एक कौमी निसाब नाफिज करने से नहीं है, उसके अंदर स्कूलों तक रसाई और उन तक पहुंचना भी उस ज़िम्मेदारी में आता है जो कि हमारी रियासत ने उसके ऊपर अब तक कोई बात नहीं की, ना ही कोई ऐसे रिसोर्सेज या फाइनेंसेस प्लेज किए हैं जिससे बच्चों का स्कूलों तक
पहुंचना जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे, और फिर जिस तरह की, जिस क्वालिटी की, जिस म्यार की तालीम उन्हें मिल रही है वो भी उनके हकूक़ से मुंसलिक है। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो वालिदैन का हक़ है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नीचे आर्टिकल 26 है जो वालिदैन को, और दुनिया की तमाम रियासतें इससे इत्तफ़ाक़ करती हैं और इस हक़ को और इस पूरे के पूरे चार्टर को तस्लीम करती हैं, और इस वजह से पाकिस्तान भी बाउंड है कि वो इन हकूक़ को जो है रिस्पेक्ट करे। पेरेंट्स के ये हक़ दुनिया भर में माना गया है कि वो इख्तियार रखते हैं कि वो अपने बच्चे को किस किस्म की तालीम देना चाहते हैं, और सिंगल नेशनल करिकुलम ना कि उनको ऑब्वियसली ये राइट इम्पैक्ट करे, बल्कि बाकायदा तौर पे ये हक़ उनसे ले रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी एक ही तरह का होमोजेनाइज निज़ाम होगा तो बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े उसको कोई फ़र्क जब नहीं होगा, या वालिदैन चूज़ नहीं कर सकेंगे कि बच्चे ने किस किस्म की तालीम हासिल करनी है, तो वो भी उससे मुतासिर होगा। लेकिन इस हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अदालतों ने भी इसके ऊपर कोई बहुत हमें कन्विंसिंग या इनकरेजिंग रिस्पांस नहीं दिया, और मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी रिट पिटिशन नंबर 49211 ऑफ 2020 का, लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है जिसमें बहुत वाज़ेह तौर पे ये प्रोविंसेस के राइट्स और फेडरलिज्म के जो बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में जजमेंट है जस्टिस जवाद हसन साहब की, और उसमें भी वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि गोया कि आपका जो 18वीं तरमीम है वो ये कहती है कि सूबाई हुकूमतें जो है उनका ये इख्तियार है कि वो एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी बनाए और इस पे जिस किस्म की भी कानून साजी होनी है वो करें। उसके बावजूद अगर प्रोविंसेस चाहते हैं तो कोऑपरेटिव और कंसल्टेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को एक कानूनी हैसियत दी गई है, जो कि मेरे नज़दीक कोई बहुत इंकरेजिंग डेवलपमेंट नहीं है अगर हम 18वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि 18वीं तरमीम को आप सिर्फ महज सूबाई हुकूमत और जो फेडरल हुकूमत है वो आपस में अग्री करके या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके बाईपास नहीं कर सकते। उसको अगर आपने बाईपास करना है तो वो कानूनी तरीके से ही होगा, और आज तक पंजाब असेंबली में तो इस मुद्दे को उठाया नहीं गया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके ऊपर रेजोल्यूशंस भी सबमिट हुई ऑपोजिशन की तरफ से और वो, लेकिन इसको कभी भी असेंबली में लाके डिबेट नहीं किया गया। एक वाइडर स्टेक होल्डर इंगेजमेंट जिसकी ज़रूरत थी, जिसमें माँ बाप की राय, बच्चों की राय, एजुकेशनिस्ट की राय, उतना बड़ा प्रोविंस लेवल के ऊपर भी डिबेट नहीं हुआ। तो मेरा सवाल ये है हुकूमत से कि क्या आपस में जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है वो मिल के अगर एक कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी बना ले सिर्फ, तो क्या ये काफ़ी होगा एक आईनी शिक को बाईपास करने के लिए? मेरे ख्याल से तो नहीं, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है और जो जजेस की भी जिस तरह से फीडबैक आ रही है उसमें उनकी राय के हिसाब से ऐसा हो रहा है, और ये समझ नहीं आ रही है कि इसको ये इस तरीके से क्यों जो है कवर जो है दिया जा रहा है हर लिहाज से। तो फिर आखिर हम जो मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने अपील करनी हो या उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त देनी हो या इसको समझने की कोशिश करना हो, तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? सिंगल नेशनल करिकुलम की एक अच्छी बात ये है, अच्छी भी है और एक तरह से उसका एक शॉर्टफॉल भी मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक एड्रेस दिया हुआ है जिस पे जो है वो फ़ीडबैक जो है बाकायदा तलब कर रहे हैं। अब उस फीडबैक का होता क्या है वो उन्होंने हमें नहीं बताया, और अपनी तरफ से उन्होंने ये भी कहा है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस रहा है और डिफरेंट एजुकेशनिस्ट को डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर उनकी और अक़लियतों को भी शामिल किया गया, वो ये ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारे पास इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनकी जो भी तजावीज़ थी वो किस हद तक शामिल की गई, किस हद तक उनके ऊपर बात हुई, किस हद तक वो प्रोसेस वाकई सही मानों में एक इंक्लूसिव प्रोसेस रहा। और यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगी कि जो आर्टिकल 25A में ज़िम्मेदारी है रियासत की, वो है एक्सेस प्रोवाइड करना टू एजुकेशन, स्कूल खोलना बच्चियों के लिए, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जैसे हमारा इतना मसला है, स्कूलों में बाथरूम नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है, तो यहाँ कौमी निसाब नाफिज करने से ये वाले मसले तो हल नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए रियासत किस हद तक अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करेगी, तो ये मैं यहाँ पे ऑब्वियसली ज़रूर कहना चाहूँगी कि 1947 में पाकिस्तान का भले ही वजूद में आया हो, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाली जो डिफरेंट ये कौमें हैं इनकी तो कई हज़ारों की जो है तारीख़ है आप देखें, और
इनको इकट्ठा करना मतलब ज़ाहिर पार्टीशन के वक़्त एक और उस वक़्त के हालात थे, लेकिन अब जब पाकिस्तान एक मुल्क बन गया है तो उसमें अगर आप एक मेजॉरिटी व्यू को सब पे नाफिज करेंगे तो तलखी ही पैदा करेगा और ज़ाहिर है वो सबको इकट्ठा करने के बजाय मज़ीद डिवाइड करेगा, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इतना प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। जो बात फेडरल गवर्नमेंट करती है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ तक इसको महदूद होना चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो इन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मिनिमम ही रखे और इतना प्रिस्क्रिप्टिव ना करे कि उसमें जो पॉलिसी स्पेस है मुख्तलिफ ज़बान और शनाख्त रखने वाले लोगों की वो कर्टेल हो।